आज हम 6 क्लास के चैप्टर 3 का अध्ययन पढ़ेंगे। अध्याय 3, ठीक है। आरंभिक नगर जो हेडिंग है हमारे आरंभिक नगर क्या है, आरंभिक नगर के बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि हमको ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको पढ़ना है हड़प्पा की कहानी, ठीक है बच्चों। हड़प्पा की कहानी पढ़ेंगे, किस तरह उनकी आरंभिक नगर का विकास हुआ, इस तरह के हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटा उखाड़ ले गए, जिसे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थलों को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद मिलने वाले इस तरह की सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, इन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मिला था, इसको 4700 साल पहले हुआ था। अब आते हैं इन नगरों की क्या विशेषताएं हैं। इन नगरों की क्या विशेषताएं थी, क्या उपलब्धियां थी, यही पढ़ना है। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंची पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर को दुर्ग कहा। क्या कहा? नर को दुर्ग कहा। ऊपर वाले हिस्से को नगर दुर्ग कहा गया, और निचले वाले हिस्से को यानी निचला नगर को दोनों हिस्से की 4 दीवारियों पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, और इसकी ईंटें इतनी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्थानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें से उभरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्थान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिलते हैं। ये देखिए, ये जो इमेज आपको दिखाई महान स्थानागार है, इसी में ही लोग अवसर में यहाँ पर नहाते हैं, स्नान करते हैं, ठीक है। यही सीढ़ियाँ है, दोनों बगल से देखिए सीढ़ियाँ है, यहाँ से भी सीढ़ियाँ है, ठीक है। तो ये यहाँ यही स्नानागार है। इमेज देख लीजिए इसको। अब आते हैं भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के खास आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, तो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर
मेन हॉल बनाए गए थे जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, एक ही साथ किया जाता। आगे चलते हैं। आगे नगरीय जीवन, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन क्या था, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलते हैं स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा नगर के में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखे होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे यहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिसे बच्चे खेलते होंगे। देखिए यह खिलौना है, इसे बच्चे पहले के समय में खेलते होंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या चीज़ें बनाए गए हैं, इसे बच्चे खेलते होंगे। नगर और नए शिल्प, ये देखिए पत्थर का है। तो यहाँ पर देखिए आओ तब कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई पुरातत्व चीज़ों को वहाँ मिली है। उसमें से अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे जैसे औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सब आकर्षण वस्तुओं को मन के बाट और फलक है। ठीक है, ये देखिए गहने हैं, फलक गहने हैं, आप देख सकते हैं। पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 27 पर मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो चित्र 6 में आप जाके देख लीजिए चित्र किस तरह आपको है। और संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों का अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं को चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फायंस से बनी तकलियाँ शुद्ध कटाई का संकेत देती है। ठीक है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे कि पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पंचीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हम पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष एक ऐसे काम का प्रशिक्षण हासिल करते हैं थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष यानी क्या करते थे, दक्ष थे। ठीक है, अब इसमें जो बोल रहा है कि फ्रांस के बारे में ये दिया गया है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्रांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उन्हें वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्र हरे होते थे। फ्रांस के मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कच्चे माल की खोज। ठीक है, आज हम कच्चे माल की फिर खोज के जानते हैं क्या है। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान
या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोग कई तरह के चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। बहुत दूर दूर से क्या करते हैं, मंगवाते थे पत्थर जैसे कीमती चीज़ें। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देशों ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे का साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखिए ये है। ठीक है, नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। ठीक है, नहरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखों और दस्तकारों को खाने के सम्मान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या क्या उगाते थे हड़प्पा के? तो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिलते हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसी सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों के चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों का इकट्ठा, कौन जैसा? याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग बेर जैसा फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों को शिकार भी करते थे। अब आते हैं कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्चे के इलाके में खदीर बेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। वहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों 2 भागों में विभक्त थे। वही धोलावीरा नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंचाई दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगरों में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों से में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों का पत्थरों से खुदा पाया गया है और अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जर गया है। संभवतः लकड़ी जर गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहरे जैसे छोटी वस्तुएं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल की आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगरों में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार में गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी, यानी मुहरबंदी क्या होता है कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिलती है ना, मिलती है। अब आते हैं, यहाँ पर एक इमारतें मिली है जहाँ संभवतः इनके मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दिया है मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मुहरों का प्रयोग समान रूप से
भ भरे उन डिब्बों या थैलों को चिह्नित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी के पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार अंत हुआ है? कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के वहाँ पर नदी था, बाहर आने से हो सकता है या कोई भी आज तक विशेषज्ञों का यह पूरा तक सटीक रूप से आंसर पता नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता किस तरह विनाश हुआ है, किस तरह पतन हुआ है। हालांकि सभी विद्वानों का अपना अपना मत है, विचारधाराएं हैं। सभी अपने अपने विचार पर कहते हैं कि इस तरह हुआ, इस तरह नहीं हुआ। तो देखते हैं किस तरह हुआ है कि विचारधारा आपने प्रस्तुत किया। अब जिस तरह भी लिखेंगे वो सही होगा, लेकिन यहाँ पर मानना पड़ रहा है क्योंकि यह सटीक उत्तर आज तक ही किसी को मालूम नहीं चला है किस तरह का पतन हुआ है हड़प्पा सभ्यता के। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव रखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगा। ठीक है, यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। और कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया और इसका कारण यह हो सकता है ईंटें पकने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का अक्सर असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। कहता है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण की इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। ठीक है, इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम्हें अध्याय कितना पढ़ोगे? अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अध्याय 5 और अध्याय अन्यत्र का मतलब यह होता है बच्चों कि अपना भारत देश के अलावा और कौन कौन से देश में ये किया गया है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील के आसपास के वाले इलाकों में छोड़कर मिस्र के अधिकांश भागों में रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था और इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी उनके चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बाग यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शवों के साथ सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। ये दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। यही देखिए जो चित्र दिया गया है, ये पिरामिड है। ये मिस्र में जो पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था कि मान लो जैसे कोई राजा है, सपोज डेट कोई राजा है और उसको मरने के साथ
उसको यहाँ पर दफनाया जाता है। और उसके भी जितना भी धन दौलत है, कहा जाता है कि मृत के मतलब वहाँ पर पिरामिड में जिसके पास जितना धन दौलत है उसका भी उसके साथ दफनाया जाता था, जैसे कि बकरी जो भी हो, हाथी घोड़ा, और साथ में उनका के उसकी पत्नी सेविका को भी दफनाया जाता था। कहने का मतलब यही है। और चलते हैं आगे। कल्पना करो, अब देखिए आगे है कल्पना करो, ठीक है। कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो से तुम क्या देखोगे, है ना, यही पूछ रहा है। अब देखिए हमें जो उपयोगी शब्द मिला है वो क्या क्या मिला है। नगर मिला है, नगर दुर्ग मिला है, शासक, लिपि, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, है ना, ये तक मिला है। और यहाँ तक कि सिंचाई भी मिला है ना, मिला है। और जल्द ही एक और भी बात है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां है, इसको भी देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले, और नगरों का आरंभ नगर 47 साल पहले, हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हुआ था, ठीक है। अन्य नगरों का जो विकास हुआ लगभग 2500 साल पहले हुआ था, ठीक है। और मैं ये बता दूं कि जितना भी हम पढ़ा रहे हैं 6 क्लास का आरंभिक जो अतीत वाला 6 क्लास का इतिहास, तो हम आपको अभी बुक पढ़ा रहे हैं। और सभी बुक को अध्ययन करके उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को पूरा करवा देंगे। आप निश्चिंत रहिए। और आपको वीडियो कैसे लगे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू।